नोएडा विद्या मंदिर की मई माह की डिजिटल पत्रिका उड़ान के प्रकाशन पर मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। विद्यालय की डिजिटल पत्रिका विद्यार्थियों की सृजनशीलता व अभिव्यक्ति को मुखरित करने का स्वर्णिम अवसर प्रदान करती है। यह एक विद्यालय का दर्पण है जिसके द्वारा विद्यालय की प्रगति का आकलन किया जा सकता है। जिस तरह आज सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, जिससे शिक्षण प्रगति में एक नया बदलाव आया है, मुझे पूर्ण विश्वास है यह पत्रिका उड़ान भैया बहनों की प्रतिभाओं को निखारने का मौका देगी और भारतीय सांस्कृतिक विरासत को भी सहेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखता है। पंखों को खोल, पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान को देखता है। जी हाँ, उड़ान पत्रिका के मई माह के इस अंक के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं आभार। आइए जाने मई माह में विद्यालय के द्वारा भैया बहनों को कौन सी गतिविधियां कराई गई। विद्यालय के छात्र संसद के सभी सांसद भैया बहनों एवं प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित किया गया। उपस्थित सारे छात्र संसद के सदस्य, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज यहाँ पर छात्र संसद सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह है। सबसे पहले प्रधानाचार्य जी सांसदों का शपथ ग्रहण कराएंगे, तत्पश्चात प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। उसके बाद भैया चंदन जो है सभी का आभार व्यक्त करेंगे। तो अब मैं प्रधानाचार्य जी को आमंत्रित करती हूँ और बाकी सारे के सारे सांसद अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। तो एक तो पहली बार तुम सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप मेरे साथ ना दोहराएंगे। हम छात्र संसद के सदस्य परमपिता को साक्षी मानकर शपथ ग्रहण करते हैं कि हम विद्या भारती योजना के अंतर्गत अपने विद्यालय के प्रभावी संचालन एवं उन्नति के लिए समर्पित रहेंगे तथा विद्यालय के वातावरण को संस्कारक्षम बनाने में सक्रियतापूर्वक योगदान करेंगे। राष्ट्रभक्ति एवं समाज सेवा की हमारे जीवन एवं विद्यालय के क्रियाकलापों का आधार होगा। भारत माता की जय। आदरणीय प्रधानाचार्य जी एवं शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे छात्र संसद के भाई बहनों, मैं तो सर्वप्रथम प्रधानाचार्य जी का धन्यवाद करना चाहूँगा एवं छात्र संसद के शिक्षक एवं सहायक शिक्षक एवं आप सभी का भी अभिनंदन करना चाहूँगा कि आपने मुझे प्रधानमंत्री के पद के लिए उपयुक्त समझा। मैं प्रधानमंत्री के पद की पूरी गरिमा एवं निष्ठा से पालन करूँगा। मैं प्रधानमंत्री पद को संभालते हुए स्कूल में अनुशासन एवं इसे व्यवस्थापूर्ण रखने की कोशिश करूँगा। मैं प्रधानमंत्री के तौर पर मुझ पर जो भी सुझाव या फिर कंप्लेंट किसी भी तरह की आती है और जो मेरे अंतर्गत ठीक करी जा सकती है वो मैं करने की पूर्ण कोशिश करूँगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। भैया बहनों के स्वास्थ्य के लिए उन्हें विभिन्न खेलों का अभ्यास तो करवाया जाता है, साथ ही साथ समय समय पर उनके स्वास्थ्य की जांच हेतु विद्यालय में मेडिकल चेकअप कैंप भी आयोजित किया जाता है। कक्षा 6, 7, 8 के भैया बहनों के द्वारा मातृ दिवस पर बनाए गए पोस्टर रंगों के माध्यम से छात्रों ने अपनी माता के प्रति स्नेह व सम्मान का प्रदर्शन किया। मई माह में भैया बहनों को विद्यालय के द्वारा विभिन्न क्लब से रिलेटेड एक्टिविटीज कराई गई और इसी क्रम में इको सोशल एंड हेरिटेज क्लब एक्टिविटी के अंतर्गत भैया बहनों को गौशाला का भ्रमण कराया गया, जहां पर उन्होंने विभिन्न जानकारियां प्राप्त की।
आर्थिक क्रियाकलाप में प्राथमिक क्रिया को बच्चों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा। इसमें हम कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के बच्चों को गौशाला लेके गए थे और गौशाला का नाम था श्री जी गौशाला। और इसमें बच्चों ने विभिन्न देसी नस्ल की जो गौवंश है उसको देखा और समझा। विभिन्न प्रकार की जो बीमार गायें थीं और जो अंधी गायें थीं उनको देखा। बच्चों ने बहुत इंटरेस्ट से चिलर प्लांट देखा, गोबर गैस प्लांट देखा, गोबर खाद निर्माण का प्लांट देखा और सबसे उत्सुकता से बच्चों ने गौ चिकित्सालय में डॉक्टर साहब ने गायों की चिकित्सा में किन उपकरणों का किस प्रकार प्रयोग होता है इसके बारे में भी बच्चों ने जाना। जिससे कि जो ये लेवल पर पाएगा, जिसका लेवल में कितनी लेवल है, बिल्कुल कम है ज़्यादा है, ये नॉर्मल वैल्यू के जो रिजल्ट आता है वही जैसे कि पूरा हम लिख देते तो इसमें क्या SGOT, SGPT, टोटल प्रोटीन कंट्रोल फॉस्फेट ये दे सकते। इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट हैं जो हमने रखे थे, जैसे यूरिन सैंपल है, स्टूल सैंपल है, इनके सबके सैंपल टेस्ट करते हैं। तो सब टेस्ट करके पता लग जाता है कि इसमें क्या बहुत प्रॉब्लम है। तो फिर हम ये लेवल पर पाएगा, जिसका लेवल में कितनी लेवल है, बिल्कुल कम है ज़्यादा है, ये नॉर्मल वैल्यू के जो रिजल्ट आता है वही जैसे कि पूरा हम लिख देते तो इसमें क्या SGOT, SGPT, टोटल प्रोटीन कंट्रोल फॉस्फेट ये दे सकते। इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट हैं जो हमने रखे थे, जैसे यूरिन सैंपल है, स्टूल सैंपल है, इनके सबके सैंपल टेस्ट करते हैं। मनोज सर ने बच्चों में जो गायों को देखकर जो भय था, डर था, उसको खत्म करने के लिए बच्चों को प्रेरित किया कि गायें हमारी मित्र हैं, वे भी हमसे डर रही हैं, तो हमें डरना नहीं चाहिए। देखिए, जब हम इधर एंटर किए थे तो ये गाय जो बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती हैं, लेकिन हम इनमें कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो वो प्यार भी करती हैं लेकिन वो डर भी लगता है। तो अगर हमको ऐसी एक्टिविटीज करेंगे, क्योंकि वो अनजान है, इन सबको तो पहचानती है, वो इनके पास तो आएंगी, लेकिन हमें वो नहीं पहचानी है, प्यार हमें भी करेंगी। इसमें हम 77 बच्चों को लेकर गए थे और इसमें जो टीचर्स गए थे उसमें मनोज जी, दीपेश जी, स्वप्नेश जी, स्वल्पा जी और रीना जी और मैं स्वयं भी वहां उपस्थित थी। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। धन्यवाद। सामाजिक समरसता के भाव को जागृत करने हेतु विद्यालय में सहभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत सभी आचार्य एवं आचार्याएं अपने घर से ही भोजन बनाकर लाए थे। विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य तथा विद्यालय परिवार ने सहभोज कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया। आचार्य विकास प्रशिक्षण के अंतर्गत आचार्य दयाशंकर जी ने फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी विषय पर पीपीटी के द्वारा अपने विचार व्यक्त किए। दिनांक 15 मई को विद्या भारती मेरठ प्रांत के द्वारा प्रकाशित पुस्तक अनकही कथा का विमोचन भाऊराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर में किया गया। यह पुस्तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के उन वीरों को समर्पित है जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया। पुस्तक का संपादन डॉक्टर प्रदीप कुमार जी ने किया। इस कार्यक्रम में श्री सुरेंद्र सिंह जी, श्रीमान रघुवेंद्र तंवर जी, श्रीमान A.K. अग्रवाल जी, श्रीमान नवीन जी तथा श्रीमान सुशील जी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में श्री सुरेंद्र जी, श्री रघुवेंद्र तंवर जी तथा श्रीमान A.K. अग्रवाल जी के द्वारा वक्तव्य भी दिया गया। ये अनकही कथा कहीं न कहीं मेरे मन की कथा भी है और व्यथा भी थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो
1857 की क्रांति हो या संपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम, उसमें जो योगदान है वो कहीं न कहीं उसे लिपिबद्ध नहीं किया जा सका है। और यही कारण है कि जब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो प्राय मैं पूरे हिंदुस्तान में किसी न किसी वजह से जाना हुआ तो लोग कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को सिर्फ लड़ना आता है, न पढ़ना आता न लिखना आता। मुझे लगता हो सकता है कि लड़ते लड़ते लिखने के लिए समय ही नहीं मिला, इसलिए लड़ाई का काम खुद संभाला और लिखाई का काम दूसरों को दे दिया कि भाई आपको हमारे बारे में लिखना हो तो लिख देना, नहीं लिखना हो तो कोई बात नहीं। नैरेटिव हम किसको कहते हैं? नैरेटिव मूल कथा हम किसको कहते हैं? इतिहास में जो सामान्य विद्यार्थी, भारत में 50 लाख विद्यार्थी 12वीं का परीक्षा देते हैं, उनको क्या पढ़ाया जाता है, कॉलेजेस में क्या पढ़ाया जाता है, सुरेंद्र सिंह जैसे सिविल सर्वेंट्स क्या पढ़ते हैं। तो ये नैरेटिव वो चीज़ है जो आपको पढ़ाई जाती है, जिसको पढ़े बिना आप परीक्षा में सफलता नहीं पा सकते। मैं अपनी यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट नहीं बनता अगर मैंने वो पढ़ाना होता। तो मूल कथा नैरेटिव इतिहास में बदलता रहता है, कहीं ये गलत हो जाता है, कहीं किसी चीज़ को भुला देता है, किसी चीज़ को याद कर देता है। पहले तो आप इस बात को स्पष्ट रूप से समझिएगा। फ्रीडम मूवमेंट एक ऐसी कहानी है जो इस नैरेटिव की भोगी है। सबसे ज़्यादा असर इस गलत नैरेटिव का फ्रीडम मूवमेंट में पड़ा। मैं कुछ बातों पर जो आपसे मैं बात संबोधन करूंगा, वो उन बातों पर जो फ्रीडम मूवमेंट के नैरेटिव को जिसने ख़त्म किया, जो हम लोग अब प्रयास कर रहे हैं। अभी हाल ही में मैंने एक ICHR की ओर से एक एग्जीबिशन लगाई, माननीय उपराष्ट्रपति जी ने उसका उद्घाटन किया 28 मार्च को। फिर वो इतनी अच्छी लगी हमारे माननीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को कि वो 5 दिन के लिए संसद भवन में गई। 18 तारीख से माननीय राष्ट्रपति जी के कार्यालय से हमें निवेदन मिला है कि हम उसको राष्ट्रपति भवन में 15 दिन के लिए ले जाएं। वो 13 भाषाओं में उसका अनुवाद होकर देश के 1600 सेंटर्स में वो लगने जा रही है, और आपके विश्वविद्यालय में भी, आपके विद्यालय में भी लाने का हम लोग प्रयास करेंगे ज़रूर। इसी प्रकार से हम नैरेटिव बदल रहे हैं। अब फॉल्स नैरेटिव क्या है? फॉल्स मतलब झूठी कहानी क्या है? कि स्वतंत्रता संग्राम तो 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ, ये तो एक पॉलिटिकल मूवमेंट था, ये तो एक पीसफुल मूवमेंट था, यानी शांतिपूर्व आज़ादी हमें शांति से मिली, आज़ादी हमें राजनीतिक आंदोलन से मिली, राजनीतिक हमें 20वीं शताब्दी। ये एक नैरेटिव फॉल्स नैरेटिव है। हमने फ्रीडम मूवमेंट की एग्जीबिशन में इसको स्थापित किया है, और इसको चैलेंज किसी ने नहीं किया, ना लेफ्ट वालों ने किया है ना और किसी ने किया है, क्योंकि ये थ्योरेटिकली साउंड है। इतिहास में थ्योरेटिकली साउंड होना बहुत ज़रूरी है। मन से खड़ा होकर मैं कुछ भी कह सकता हूँ, परंतु अगर आप में से एक व्यक्ति उठकर मेरे से प्रश्न करे तो मेरे पास उसका आंसर होना चाहिए। मई माह में बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई गई। विद्यालय की आचार्य श्रीमती पूनम जी के द्वारा उद्बोधन दिया गया। पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। इसी दिन उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी और इसी दिन उनका महानिर्वाण भी हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनके पिता राजा शुद्धोधन और माँ का नाम महामाया था। जन्म के 7 दिन के पश्चात ही उनकी माता का निधन हो गया था और उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। बचपन से ही सिद्धार्थ के हृदय में सभी के लिए दया और करुणा की भावना थी। 16 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह यशोधरा के साथ संपन्न हो गया था। एक दिन जब वो बगीचे में घूम रहे थे तो उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति मिला जिसके दांत टूटे हुए थे, बाल सफ़ेद थे और वो कमर झुकाकर चल रहा था। दोबारा जब वो बगीचे की सैर करने गए तो उन्हें एक बीमार व्यक्ति मिला जिसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह जोर जोर से सांस ले रहा था। तीसरी बार पुनः जब वो बगीचे की सैर पर गए तो उन्हें एक मृत व्यक्ति दिखाई दिया जिसके परिजन उसके लिए विलाप कर रहे थे। इस घटना के पश्चात सिद्धार्थ का कोमल मन बहुत बेचैन रहता था और वो हमेशा यही सोचते रहते थे कि संसार में मनुष्य इतना दुखी क्यों है, क्यों उसकी मृत्यु होती है और क्यों उसे इतने कष्ट सहन करने पड़ते हैं। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर की तलाश में मात्र 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपना गृह त्याग कर दिया और वे सत्य की तलाश में वन की ओर चले गए।
वर्षों की कठोर साधना और तपस्या के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान गौतम बुद्ध बन गए। सनातन धर्म में इस तिथि को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा का पर्व केवल बौद्ध अनुयायियों के लिए नहीं बल्कि हिंदुओं के लिए भी बहुत महत्व रखता है। बैसाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। इस दिन को सत्य विनायक पूर्णिमा भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन स्नान, दान और पूजा पाठ करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा के दिन वातावरण में विशेष प्रकार की ऊर्जा आ जाती है। इस पूर्णिमा चंद्रमा, पृथ्वी और जल तत्व को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। चंद्रमा पूर्णिमा तिथि के स्वामी माने जाते हैं, इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा के दिन हर तरह की मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। धन्यवाद। आपको उड़ान पत्रिका का यह डिजिटल अंक कैसा लगा? कमेंट जरूर करिएगा। अगले अंक के साथ फिर मिलेंगे नई गतिविधियों के साथ। सभी को हार्दिक धन्यवाद।